A very warm welcome to all my viewers on my YouTube channel NCERT 7th. In this video, we will cover the history of class 8 chapter 1, that is history when, where and how, and we are covering this chapter in 3 parts and this video is the part number 2. तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पैरा है विच डेट्स, यानी कि कौन सी डेट्स, यानी कि इसके पहले जो हमने पार्ट फर्स्ट के लेक्चर को कंप्लीट किया था उसमें हमने डेट्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, आप उसको एक बारी देखें तब उसके बाद से आपको पार्ट नंबर 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट में अपने डिफरेंट डेट्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो डेट होती हैं वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हिस्ट्री में। ठीक है, आइए तो कैसी डेट्स, by what criteria do we choose a set of dates as important? ठीक है, यानी कि कुछ जो तारीखें होती हैं उसको महत्वपूर्ण मानने का स्केल क्या होता है। ठीक है, यानी कि हम किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको हम कह सकते हैं हाँ ये इंपॉर्टेंट है। द डेट वी सेलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर टाउन। इसका मतलब जिन हम जो डेट को सेलेक्ट करते हैं उस डेट के इर्द गिर्द यानी कि इधर उधर हम पास्ट की जो भी कहानी बुनते हैं, ठीक है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि हम मान लो कोई डेट सेलेक्ट कर लिया, हमने मान लो कोई कर लिया और उसके आसपास जो भी हम कहानी सोचते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो क्या होती हैं भाई, दे बिकेम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। यानी कि वो सिर्फ इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट लगने लगती हैं क्योंकि हम उन्हीं को ही सिर्फ सोचते हैं। ठीक है, उनको ही हमें लगता है कि हाँ वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इफ और फोकस ऑफ अ स्टडी चेंजेस इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर हम क्या करें, हम अपने जो हमारा तरीका है सोचने का उसको अगर हम बदल लें, ठीक है, यानी क्या लिखा हुआ है कि इन आवर फोकस ऑफ द स्टडी चेंजेस, यदि हम अपनी बात करने के जो विषय है यानी पढ़ने का जो विषय है उसको अगर हम बदल लें तो हम क्या पाएंगे, इफ़ वी बिगेन टू लुक एट अ न्यू इश्यूज़। और अगर नए नए मुद्दों पे अगर हम ध्यान देते हैं, नए नए इशू पे अगर हम ध्यान देते हैं तो क्या होगा, जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। बस हमें क्या करना है, अपना नज़रिया बदलना है। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाई ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि अगर एक उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो जो भारत में जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं यानी कि ब्रिटिश इतिहासकार जितने भी रहे हैं उन्होंने इतिहास में जो भी लिखे उसमें जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सभी के रूलिंग पीरियड को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाया है। ठीक है, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखिए, दीज हिस्टोरियंस बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। और ये जो इतिहास है, ठीक है, ये इतिहास सबसे पहले गवर्नर जनरल से स्टार्ट होता है। अब वो कौन है भाई, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्या लिखा है, दीज हिस्ट्रीज बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन लिखा हुआ है लेकिन इसका पूरा नाम लॉर्ड लुइस माउंटबेटन था। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स पहले हो गए आपके गवर्नर जनरल और सबसे लास्ट में मिलेंगे आपको क्या, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन कहते थे। ये ख़त्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। लेकिन क्या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के और माउंटबेटन के बीच में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए और उन सभी के बारे में जानना इस चैप्टर में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि हम डिफरेंट चैप्टर्स में जानेंगे कि अलग अलग जो गवर्नर जनरल्स थे उन्होंने क्या क्या किए। ठीक है, फिलहाल इसमें आप देखो कि वॉरेन हेस्टिंग्स की बात क्या आते हैं। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डेट्स ऑफ अदर्स, हाँ, अलग अलग के बारे में जानेंगे। वो कौन कौन से हैं, जैसे देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ऐसे तमाम बहुत ही हैं इसमें। तो इट वॉज द सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वायसराय।
तो ऐसा लगता था कि ये जो भी गवर्नर जनरल और वायसराय हैं, इनका कार्यकाल इतिहास में कभी नहीं ख़त्म होगा, इनका सिलसिला एक तरीके से हमेशा ही छाया रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज़, टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स। यानी कि इतिहास की जो भी ये हमारी बुकें हैं, इनमें सभी तारीखों का महत्व जो है इन अधिकारी और उनकी गतिविधि, चाहे उनकी पॉलिसी रहे या उनके अचीवमेंट्स रहे, उसी के ऊपर वो सारा का सारा टिका रहता था, यानी बेस वही था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट वॉज एज इफ देयर वॉज अ नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। और ऐसा बना दिया गया था माहौल कि इनकी लाइफ के बारे में ही आपको जानना है, इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। ठीक है, देख लीजिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते थे उस टाइम इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बना दिया था। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि आप इन सभी लोगों के बारे में, लाइफ के बारे में, ठीक है, आप हिस्ट्री के इस अलग अलग, ठीक है, अब एक तरीके से कह सकते हैं कि जानने का एक पर्याय बन गया था। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर में ये है क्या, कौन सा नया ऑफिसर आ गया, कौन सा नया गवर्नर जनरल आ गया, वो किस तरीके से डील करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में था। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं कि कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे। क्या हम हिस्ट्री को किसी दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं? इतिहास के जो ढंग को क्या हम अलग तरीके से नहीं लिख सकते थे? तो हाउ डू वी फोकस ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। इसका मतलब ये था कि जो गवर्नर जनरल के इस इतिहास के जो भी सिस्टम है, इसमें हम इंडियंस समाज के विभिन्न विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर हम किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका फोकस क्या है, आपका स्टैंड क्या है, आप किस तरीके से देखते हो। ठीक है, तो मैंने बताया जैसा आप सोचोगे वैसा आपको इतिहास दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखो, अभी बहुत क्लियर हो जाएगा। आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो फोटो दी हुई है राइट साइड में, ये वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, जो 1773 में बने थे सबसे पहले गवर्नर जनरल इंडिया के। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैरा। When we write history or a story, we divide it into the chapters. जाहिर सी बात है, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, बहुत सारे हम चैप्टर्स में उसको डिवाइड करते हैं। क्यों? Why do we do this? आखिर में हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapters some coherence. यानी कि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सारे चैप्टर्स में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक सामंजस्य बना रहे। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। इसका मतलब ये है कि हमारा मकसद क्या होता है कि कहानी को इस तरीके से सामने लाना होता है कि उसको ईजिली कोई ना कोई, सभी लोग जो है उसको समझ सकें या उसको क्या करें, उसको लर्न कर लें। ठीक है, इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प्स अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इसका मतलब ये है क्या कि हम इस प्रोसेस में सिर्फ उन्हीं इंसिडेंट्स पर ज़्यादा हम जोर देते हैं जो क्या करते हैं, जो उस कहानी को रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। इसका मतलब मैंने आपको बताया, जो भी सभी लोग को जानना होता था सिर्फ और सिर्फ इसी गवर्नर जनरल्स के बारे में बताया जाता था, और जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द ही चलता था। उसमें जो हम इंडियंस थे ना, उनकी कोई एक्टिविटीज़ कोई भी मायने नहीं रखती थी, हम उनके लिए कुछ भी नहीं थे। ठीक है, सिर्फ एक स्लेव थे। ठीक है, देखिए आगे। व्हाट देन, तो क्या डू वी डू, हमने क्या किया फिर? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. इसका मतलब क्या है? तो फिर क्या किया जाए आखिर में? तो जाहिर है कि हमें अपने क्या करने का, हमें अपने हिस्ट्री को, अपने इतिहास के लिए एक अलग ही खाका बनाना पड़ेगा भाई।
और इसका मतलब ये भी है कि हम जिन डेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि हमारे लिए क्या हो जाएंगी, नई डेट्स आ जाएंगी। ठीक है, हमारे लिए जो नई तिथियाँ रहेंगी वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, हाउ डू वी पीरियोडाइज। आखिर में तब हम ये जो पीरियड जो है ये हम कैसे तय करते हैं भाई। ठीक है, कि हाँ ये टाइम है, ये पीरियड है, ये टाइम का ये है, ये टाइम का ये है। आप देखो, इन 1817 जेम्स मिल, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India। यानी कि 1817 ईस्वी में क्या था, एक स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि अर्थशास्त्री थे, और वो एक तरीके से कह सकते हैं एक फिलोसफर भी थे। ठीक है, यानी कि माफ़ कीजिएगा, एक राजनीतिक दार्शनिक भी थे, यानी कि फिलोसफर्स थे जेम्स मिल। उन्होंने क्या किया, 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, एक बुक लिखी थी। अच्छा, इस बुक में उन्होंने क्या किया था, आप देखें, इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। वो कौन से 3 पीरियड्स थे? उन्होंने इंडिया को 3 पीरियड में डिवाइड किया था। किसने? जेम्स मिल ने। किस ईयर में? 1817 में। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटिश के थे, स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, उन्होंने इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इंडिया के पीरियड को 3 पार्ट में। फर्स्ट है हिंदू, सेकेंड मुस्लिम और थर्ड ब्रिटिश। ठीक, दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री? ठीक है, इसका मतलब क्या था कि जो भी हमारे जो टाइम पीरियड थे, इसको निर्धारण करने के लिए ज़्यादातर लोगों ने इसको मान भी लिया। हाँ भाई, पहले हिंदू थे, फिर मध्यकालीन इतिहास में मुसलमानों का शासन हुआ, और अब हमारा शासन है, यानी कि ब्रिटिशर्स का शासन है। तो आप एज ए इंडियन हिस्ट्री को समझने के इस तरीके में कोई आपको समस्या दिखाई देती है? आप देखो, अगर हम पढ़ते हैं क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ते हैं, 7th की पढ़ते हैं और 8th की पढ़ते हैं, तो 6 में हमने क्या देखा था, जो हमारे पुराने रूलर्स थे, एंशियंट रूलर्स थे, तो उसमें एक लॉन्ग टाइम ऑफ स्पैन आया कि जिसमें हिंदू रूलर्स ने रूल किया। फिर जब हम क्लास 7th की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या था, यानी मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास, तो उसमें मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा रूलिंग सेक्शन दिखाया गया है। ठीक है, जो कि है भी। ठीक है, और उसके बाद से जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी कि औरंगजेब के बाद का जो समय है, उसमें हम देखते हैं क्या, पूरे के पूरे जो ब्रिटिशर्स का रूलिंग दिखाया गया है, उनको बहुत ही ज़्यादा होल एंड सोल दिखाया गया है। तो जेम्स मिल ने ऐसा ही हिस्ट्री को डिवाइड किया था। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू द डिफरेंट पीरियड्स। आखिर में हम ऐसा क्यों करते हैं, हिस्ट्री को हम अलग अलग टाइम पीरियड में क्यों उसको डिवाइड कर देते हैं? इसका भी एक रीज़न है। ठीक है, कि वी डू सो इन एन attempt to the capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us। इसका एक वजह क्या है कि हम एक दौर की क्या है इम्पॉर्टेंट जो भी लोगों थे, यानी कि खासियत थे, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है, सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज demarcate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next। इसका मतलब ये है कि इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे जो भी वर्ड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनके सहारे हम समय को बांट देते हैं, तो ये जो शब्द होते हैं, जो भी ये वर्ड होते हैं, ये पास्ट के बारे में हमारे थिंग्स को, हमारे विचारों को दर्शाते हैं कि हम क्या सोचते थे। ठीक है, वे हमें क्या बताते हैं कि एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के बीच में आए हुए जो भी बदलाव हैं, जो भी चेंजेस हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि इसीलिए हमें टाइम पीरियड का जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं, मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। यानी मिल महोदय ये सोचते थे कि जितनी भी एशिया की सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, चूँकि हमारा कंट्री जो है वो एशियन में आता है ना, एशियन कॉन्टिनेंट में, तो मिल ये सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटीज़ हैं वो कैसी हैं, उनकी सिविलाइजेशन यूरोप से बहुत पीछे है, बहुत नीचे है,
और अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री। और इतिहास के बारे में उनकी समझदारी ये थी कि उन्होंने ये जाना, ये परखा कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले, ठीक है, यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जो थे तानाशाहों का राज चलता था। ठीक है, आगे देखिए, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। यानी कि उनका ये मानना था कि यहाँ पे चारों ओर क्या थे, केवल धार्मिक बैर थे एकदम, और जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। यानी कि सुपरस्टिशन यहाँ के लोगों में कूट कूट कर भरी थी, और हिंदू मुस्लिम भी लोग आपस में करके लड़ाई करते थे कि हाँ वो हिंदू है वो मुसलमान है, इस टाइप की भी चीज़ें उनको लगता था। किसको? जेम्स मिल को। ठीक, आइए, ब्रिटिश रूल। मिल फेल्ट could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India. यानी कि मिल की राय में क्या था कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। ठीक है, और इसके लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि भारत में यानी इंडिया में यूरोपियन शिष्टाचार, यानी कि उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, ठीक है, उनके इंस्टीट्यूशन, उनके आर्ट्स, उनके मैनर्स, ये सारी चीज़ें इंडिया में क्या हों, इम्प्लीमेंट हों। मिल in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help. इसका मतलब, और यानी कि जेम्स मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था, ठीक है, कि अंग्रेज़ों को क्या करना चाहिए, भारत के सारे भूभाग पे यानी सारे टेरिटरीज पे कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि जो भी भारतीय जनता हैं उनको ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। और जेम्स मिल का ये भी मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। देख लीजिए कैसी सोच थी ब्रिटिशर्स की। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. ठीक है, इसका मतलब क्या था कि इतिहास की इस धारणा में जो ब्रिटिश रूल था, ठीक है, वो क्या था, यानी कि इतिहास की इस धारणा में लोग ये मानते थे, स्पेशली ब्रिटिशर्स ही मानते थे कि जो हमारा जो रूल है, यानी किसका, ब्रिटिशर्स का जो रूल रेगुलेशन है वो क्या है, सिविलाइजेशन का एक सिंबल है, सबसे अच्छा सिविलाइजेशन का एक सिंबल है। और जो भी इंग्लिश रूल है उसके पहले क्या था, अंधकार का दौर था, डार्कनेस का सिस्टम था। यानी कि जो भी डेवलपमेंट या जो भी बूस्टअप जो भी चीज़ें आईं, वो सभी चीज़ें किस में आईं, ब्रिटिश पीरियड के टाइम में ही आईं, उसके पहले सारा अंधकार था। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि कैन यू सच ए कंसेप्शंस बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या आज इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप जानो क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। आगे के चैप्टर्स को जब आप पढ़ोगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे क्या ब्रिटिशर्स की ये जो अवधारणा थी वो सही थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा। इन मेनी केसेस कैन वी रिफर टू एन पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज अ हिंदू और मुस्लिम, डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? ठीक, इसका मतलब ये है कि क्या इतिहास में कभी भी किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है। ठीक है, क्या इन सारे टाइम पीरियड में, सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे। अब आप पढ़े ही होगे क्लास 7th में कि जो भी मुग़ल पीरियड था उसमें हिंदू रूलर्स भी थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य तो था ही था। ठीक है, चाहे हम अकबर की बात करें या औरंगज़ेब की बात करें या फिर जो भी सुल्तान डायनेस्टी रही हो उस पीरियड की बात करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म चलता था, उसके साथ कोई दूसरे धर्म नहीं चलते थे। ठीक है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। और किसी एक युग को लेकर केवल उस शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है।
To do so is to suggest that the lives and practices of the rulers do not really matter. We should also remember that even rulers in the ancient India did not all share the same faith. ठीक है, इसका मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि दूसरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि दूसरों के जीवन के तौर तरीकों का कोई और महत्व नहीं होता है। और हमें क्या याद रखना चाहिए, हमें याद ये रखना चाहिए कि जो भी प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी जो धर्म था वो एक समान नहीं हुआ करता था। ठीक है, प्राचीन भारत में चले जाइए, जितने भी राजा रहे हैं उनका जरूरी नहीं कि सबका धर्म सेम रहा हो। ठीक है, अगला पैरा देखिए, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। यानी कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए जो भी क्लासिफिकेशंस हैं उससे हटकर जो हिस्टोरियंस थे वो इंडियन हिस्ट्री को आमतौर पे 3 पार्ट में यानी कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में बांट करके देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है कि दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स। इट इज़ अ periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality। इसका मतलब क्या है कि इतिहास के ये जो खंड हैं इनको बांटने की समझ कहाँ से आई है? पश्चिम साइड से आई, यानी कि वेस्ट साइड से आई है। मतलब हमारे सोसाइटी में उन्होंने आ करके विघटन कर दिया यानी कि फूट डाल दिया, हमको ही तोड़ दिया उन्होंने। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर है, तो वेस्टर्न में क्या था, वेस्टर्न चीज़ों में क्या था, जो आधुनिक काल को क्या कहा, विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना गया। ठीक है, यानी कि अच्छा ये तो है कि वेस्टर्न में बहुत चीज़ें खराब थी लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, हम लोगों को सीखने को भी काफ़ी चीज़ें मिली। मेडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिडंट एग्जिस्ट। कैन वी uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? इसका मतलब क्या है कि जो मिडिवल पीरियड के जो भी लोग थे, जो उनकी सोसाइटी थी जहां आधुनिक समाज की जो विशेषताएं नहीं थी, ठीक है, तो क्या हम उनको अपने स्टडी के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को हम बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना लेंगे? यानी कि जो वो कह दी उसको हम मान लेंगे? ठीक है, ऐसा आप मानते हैं कि जो हिस्टोरियंस ने कह दिया, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कह दिया उसको हम मान लेंगे? सही। आप देखिए, आप क्या जानोगे, इस बुक में आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। जैसा कि लोग कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स के आने से हमने अपने राइट्स के बारे में जाना, हमने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में जाना, हमने इक्वलिटी के बारे में जाना। और इसी बुक में आप जानोगे क्या लिखा है, एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश पीरियड पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। यानी कि आप इस बुक में देखोगे कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में लोगों के पास इक्वलिटी या फिर फ्रीडम और कोई भी ऐसी मुक्ति नहीं थी। ठीक है, और ना ही कोई ये विकास का और आर्थिक विकास की प्रगति का दौर था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये एक ह्यूमिलेशन का ही दौर था पूरी तरीके से। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज अ कॉलोनियल। इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे इतिहासकार इस युग को क्या कहते हैं, कॉलोनियल पीरियड यानी कि औपनिवेश युग कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये आता है हमारा कि व्हाट इज दिस कॉलोनियल, ये क्या है? यानी कि अपनी कॉलोनी बना लेना। साफ तौर पे आप समझिए कि अपनी कॉलोनी बना लेना। कैसी कॉलोनी? यानी रहते कहीं और हैं, ज़रा ध्यान समझिएगा, रहते यूरोप में हैं और आ करके इंडिया में उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बना ली, इंडिया में आकर के रूल कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से बैठे बैठे रूल कर रहे हैं और इंडिया को वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं अपने कुछ ऑफिसर्स को भेज करके। क्या है और भी देखिए, जानिए, अपना व्यापार यहाँ पे लाके फैला दिए। इन सब चीज़ों के बारे में है कॉलोनियल सेक्शन। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे ऑफ ब्रिटिश केम टू कन्क्वेयर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। आप इस बुक में क्या पढ़ोगे, जानोगे कि ब्रिटिशर्स जो थे हमारे यहाँ आए और भारत को जीत करके एक तरीके से, ठीक है,
हमारे देश भारत को जीता, और जो हमारे जो भी हमारे स्थानीय वो थे, राजा थे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सब्जुगेटिंग द लोकल नवाब्स एंड राजाज, यानी कि जो हमारे लोकल नवाब या राजा हुआ करते थे उनको हरा करके, ठीक है, अपना राज्य स्थापित कर दिया। You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, brought the goods they wanted at their low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. यानी कि आप ये सब देखेंगे, अभी हमने ऊपर वाले पैरे में बात करी ना कि इस ब्रिटिश पीरियड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जहां हमें ये देखने को मिले कि सबके पास इक्वलिटी है, लिबर्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं था ब्रिटिश टाइम में। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा कि किस तरह उन्होंने क्या किया, हमारे इकोनॉमी को, हमारे सोसाइटी पे उन्होंने अपना कंट्रोल कर दिया था। इतना ज़्यादा हमारे ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कि उन्होंने उनके जितने भी सारे खर्चे थे उसको निपटाने के लिए वो हम ही से क्या ड्यूटी वसूल किया करते थे, राजस्व कह सकते हैं उसको, रेवेन्यू लिया करते थे हमसे ही, और उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थीं उसको सस्ती कीमतों पे वो हमसे खरीदते थे। ठीक है, सस्ती कीमतों पे हमसे खरीदते थे और हमसे ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाते थे। और क्या था, ठीक है, और देखिए इसमें, एंड यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन द वैल्यूज एंड द टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी कि आप ये भी जानेंगे कि जो ब्रिटिश पीरियड के कारण यहाँ की जो भी मूल्य मान्यताएं और पसंद नापसंद, ठीक है, यानी कि लाइक और डिसलाइक जो थी, यानी कि कल्चर ट्रेडिशन जो भी थे हमारे, उसमें कैसे बदलाव आए। ब्रिटिशर्स के यहाँ रहने की वजह से हमारे कल्चर ट्रेडिशन भी बहुत बहुत हद तक बदल गए। ठीक है, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ द वन कंट्री बाय अनदर, जरा ध्यान दीजिए, कॉलोनियलिज्म की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, व्हेन द सब्जुगेशन of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। ठीक है, यानी क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के दबदबे से इस तरीके से अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव लेते आते हैं अपने अंदर, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं, यानी कि कॉलोनाइजेशन कहते हैं। एंड यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंसेस दीज चेंजेस इन द सेम वे, दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल फॉर्मेट। लेकिन जल्दी ही क्या समझ जाएंगे आप कि जो सारे वर्ग और समूह थे इन बदलाव को एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते थे। ठीक है, यानी कि लोग थे, सबके विचार अलग अलग थे। ठीक है, सब लोग इस चेंजिंग को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए क्या है, हमारे इस किताब का नाम क्या है, आवर पास्ट्स, यानी कि प्लूरल फॉर्मेट में दिया है। आवर पास्ट भी हो सकता था, लेकिन नहीं, आवर पास्ट्स इसीलिए नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, और इस वीडियो का हम लास्ट पार्ट जो है, यानी कि पार्ट नंबर 3 हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल के, इस वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टिल देन, थैंक यू।